रंगनाथ खन्ना ने उन सभी को देखकर कहा, तो तुम सब मिले हुए हो? तुम सभी ने मिलकर मुझे फंसाओगे और मैं फंस जाऊंगा? तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रघुनाथ खन्ना नाम है मेरा। तुम जैसे 50 को मौत के घाट उतार सकता हूँ और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राज ने कहा, अरे मिस्टर खन्ना साहब, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं तो बस अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, वरना मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राज की बातें सुनकर अक्षित और रुद्र हंसने लगे, लेकिन रघुनाथ खन्ना को गुस्सा आ गया। रघुनाथ खन्ना ने फिर से अकड़कर और एटीट्यूड के साथ कहा, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। अक्षित रघुनाथ खन्ना के सामने आकर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए कहा, देखते हैं मिस्टर खन्ना, इस बार मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं। आप जैसे इंसान पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। रघुनाथ खन्ना ने भी कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे अकेले में पकड़कर मेरी गाड़ी में ड्रग्स रख दोगे और मुझे हरा दोगे? अक्षित ने हंसकर कहा, बिल्कुल। मुझे तो यही लगता है कि मैं आपको ऐसे हरा दूंगा। पहले मैं आपको हराऊंगा, फिर पवन को किसी केस में फंसा दूंगा, फिर पवन को जेल में भेज दूंगा। धीरे धीरे करके आपकी फैमिली के हर एक इंसान को किसी न किसी केस में फंसाकर जेल भेज दूंगा और आप देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है मिस्टर खन्ना, मैं सबसे पहले आपको निशाना क्यों बनाया? आपने कभी चेस खेला है? चेस में अगर राजा को मार दो तो गेम अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपको जेल हो गई तो ये गेम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। रघुनाथ खन्ना इस वक्त गुस्से से कम और अपने दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहा था। रघुनाथ ने कहा, अक्षित तुम्हें क्या चाहिए? अक्षित ने कहा, जो मांगना था मैं आपसे मांग चुका हूँ। अब मुझे आपसे कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। रघुनाथ खन्ना ने विवेक को देखकर कहा, तुम ये सब खत्म करवा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। विवेक ने कहा, आपने अपने वादे कभी पूरे किए हैं जो अब करेंगे? मैं कैसे मान लूं कि आप मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे? रघुनाथ खन्ना ने कहा, तुम अपनी कीमत बोलो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। विवेक ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, पर आप देंगे नहीं। रघुनाथ खन्ना ने कहा, दे दूंगा, तुम बस अपनी कीमत बताओ। विवेक ने कहा, अपनी पोती सुहानी से मेरी शादी कर दीजिए। ये सुनते ही अक्षित, राज, रुद्र तीनों हंसने लगे। रघुनाथ खन्ना पर चारों हंस रहे थे। इस वजह से रघुनाथ खन्ना का ईगो बहुत हर्ट हो रहा था। रघुनाथ खन्ना ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी औकात है? तुम मेरी पोती से शादी करोगे? विवेक ने भी अकड़ कर कहा, औकात बहुत है मिस्टर खन्ना। यह पुलिस की नौकरी तो मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, वरना आप भी जानते हैं मैं शिवांश मेहरा का बेटा हूँ। जानता हूँ आपकी जितनी प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ कम भी नहीं है। विवेक की बात सुनकर रघुनाथ खन्ना अंदर ही अंदर गुस्से का घूंट पी रहा था, लेकिन वह अकेला था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। रघुनाथ खन्ना अगर कुछ भी करने की कोशिश करता तो अक्षित रघुनाथ खन्ना को मारने के लिए बिल्कुल भी सोचता नहीं, क्योंकि उसने अपनी बीवी और बच्चे को मौत की दहलीज पर खड़े हुए देखा था। रुद्र ने कहा, भाई सब ने अपने डायलॉग मार लिए, मुझे भी तो मारने दो। रुद्र ने फिर विवेक को देखकर कहा, विवेक मीडिया को बुलाओ। मीडिया का नाम सुनते ही रघुनाथ खन्ना ने कहा, विवेक तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। विवेक ने कहा, मैं बिल्कुल करूंगा, मैं इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकता मिस्टर खन्ना। थोड़ी देर में वहां पर बहुत सी मीडिया आ गई। मीडिया ने रघुनाथ खन्ना को ड्रेस के साथ देखा तो उस मौके को मिर्च मसाला लगाकर अखबार, टीवी, न्यूज चैनल एंड सोशल मीडिया पर चला दिया। हर जगह रघुनाथ खन्ना की बेइज्जती हो रही थी। रघुनाथ खन्ना ने अपने पैसों के दम पर बेल तो करवा ली, लेकिन उस पर केस अब भी चल रहा था। रघुनाथ खन्ना ने रणवीर चड्ढा के सामने बैठे हुए थे। रणवीर चड्ढा ने कहा, खन्ना साहब, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। गलत का साथ देना रणवीर की फितरत में नहीं है। आपको मैंने कुछ सोच कर ही अक्षित के पास भेजा था, लेकिन आपने तो अक्षित को धोखा दे दिया। आपने वो कहानी सुनी है ना कि शेर आया शेर आया? रघुनाथ खन्ना गुस्से में रणवीर की तरफ देख रहा था। रणवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ आपने यह कहानी नहीं सुनी होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक गडरिया रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में रोज चराने ले जाता था। एक रोज गडरिया पेड़ पर चढ़कर जानबूझकर चिल्लाता है, शेर आया शेर आया। गांव वाले उसकी बात सुनकर सच मानकर अपनी अपनी लाठी लेकर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जब जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई शेर नहीं होता है। वह गडरिया गांव वालों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस अकेले ने सबको बेवकूफ बना दिया था। एक रोज सच में शेर आ गया। गडरिया खूब चिल्लाया, लेकिन गांव में से कोई भी उसके पास उसकी मदद के लिए नहीं आया। सब अपने काम में लग रहे थे।
सबको लगा कि वह गडरिया आज भी उन सबसे मजाक कर रहा है। शेर आया और एक एक करके गडरिया की भेड़ बकरियों को खा गया। आपकी भी हालत उसी गडरिया जैसी हो गई है। अगर आपने अक्षित को डबल क्रॉस नहीं किया होता तो अक्षित अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं करता, जो अपने खून को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह किसी का क्या सगा होगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर खन्ना। आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जो आपकी मदद कर सकता था, आपने उसे मदद करने लायक ही नहीं छोड़ा है। रघुनाथ खन्ना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन उनका उनका रुतबा और उनका एटीट्यूड और घमंड गलती का एहसास करने नहीं दे रहा था। रघुनाथ खन्ना रणवीर को अपना केस लड़ने के लिए हर तरीके का लालच देकर देख चुके थे, लेकिन रणवीर चड्ढा भी अपने उसूलों के पक्के थे। वह रघुनाथ खन्ना की किसी भी बात में नहीं आए। रणवीर खन्ना निराश होकर रणवीर चड्ढा के घर से वापस चले गए। राज ने रणवीर को देखकर कहा, डैड आपको क्या लगता है इस केस से मिस्टर खन्ना को कोई बचा सकता है? रणवीर चड्ढा ने हल्का सा हंसकर कहा, रघुनाथ खन्ना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। हर मुमकिन कोशिश करेगा। जज को खरीदेंगे, लॉयर को खरीदेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद लेंगे। लेकिन मैं जितना अक्षित को जानता हूँ, अक्षित अपने ऐसे ऐसे फैक्ट कोर्ट में रखेगा कि जज को मजबूर होकर रघुनाथ खन्ना को सजा सुनानी पड़ेगी, चाहे वह थोड़ी ही क्यों ना हो। अक्षित ने मिस्टर खन्ना के खिलाफ केस लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। अक्षित जानता था कि मिस्टर खन्ना को जेल भेजना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बदनाम तो उसे करके ही रहेगा। अक्षित अपनी चेयर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसने सेरा को अपने केबिन में बुलाया। कुछ ही पल में सेरा अक्षित के सामने खड़ा हुआ था। अक्षित ने कहा, सेरा कुछ भी करो, पवन को किसी केस में फंसा दो। तभी रुद्र और अक्षत अबिका अक्षित से मिलने वहां आ गए। रुद्र अक्षत और अबिका को छोड़ने आया था। आज भी रुद्र ही अक्षत और अबिका को स्कूल से लेकर आया था और सीधा अरिका के पास छोड़ने आ गया। अक्षत अबिका रुद्र की गोदी से उतरकर सीधा अक्षित की गोदी में चढ़ गए। अक्षित ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। यही पल था जिस पल में अक्षित को बहुत सुकून मिलता था। अक्षत अबिका को गले लगाकर अक्षित दिल में एक ठंडक सी मिलती थी। रुद्र भी अक्षित की आधी अधूरी बात सुनकर कहा, किसे फंसाना है मुझे बताओ, मैं 2 ही दिनों में फंसा दूंगा। अक्षित ने कहा, पवन खन्ना को। रुद्र चेयर पर बैठकर बोला, फंसाना क्यों है उसे, किडनैप कर लेते हैं। अक्षित को रुद्र का आइडिया अच्छा लगा। अक्षित ने कहा, ये तो तू ठीक कह रहा है। हम पवन को किडनैप करते हैं, फिर तो मिस्टर खन्ना से हम कुछ भी करवा सकते हैं। आखिर उनकी जान उनके पोते में जो बसती है। अक्षित की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। रुद्र ने अपना फोन निकालकर अपने आदमियों से कहा, जितनी जल्दी हो सकता है पवन खन्ना को किडनैप कर लो और मेरे ब्लैक हाउस पर मत रखना, अपने ही किसी आदमी के घर पर रख दो। अगर पुलिस ढूंढेगी तो तुम लोगों के घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अथर्व गौरी का इंतजार कर रहा था। अथर्व और गौरी एक कमरे में रहते हुए भी दूर ही थे। दोनों के बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था। अथर्व गौरी के करीब जाने की कोशिश करता तो बुआ दादी कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देती थी। अथर्व अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, लेकिन गौरी अब तक नहीं आई थी। अथर्व ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अथर्व ने खुद से कहा, गौरी ऐसा कौन सा काम करती है कि रोज रात को लेट ही आती है, कभी टाइम से नहीं आती। कितनी बार तो मैं वेट करता हुआ सो जाता हूँ। अथर्व अपने कमरे में से निकलकर नीचे गया। अथर्व ने देखा तो गौरी किचन में कुछ खाना बना रही है। अथर्व ने गौरी को देखकर कहा, गौरी मैं कब से वेट कर रहा हूँ, अब तक तुम किचन में लगी हुई हो, किसके लिए बना रही हो? गौरी ने कहा, दादी बुआ के लिए, उनके पैरों में दर्द है, उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैं यह बना दूं ताकि उनका दर्द कम हो जाए। अथर्व ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, उनके पैर का दर्द तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन मेरा दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने कहा, अथर्व मैं सब समझती हूँ, पर आप ही बताओ क्या मना कर दूं उनके काम को? उस दिन माँ ने भी सबके सामने दादी को इतना कुछ कहा था, लेकिन दादी तब भी मुझे परेशान करती हैं और आप समझते हो कि मैं यह सब कुछ जानबूझकर करती हूँ। अथर्व ने गौरी की आंखों में आंसू को पोंछते हुए कहा, अच्छा रो मत, रोने के लिए थोड़ी कहा है, बना लो जो कुछ बना रही हो, तब तक मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। अथर्व ने कहा, अथर्व बहुत टाइम लग जाएगा, उनकी रेसिपी के अकॉर्डिंग तो 1 घंटा आराम से लग जाएगा। आप जाकर रेस्ट कर लो, पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो। अथर्व ने गौरी को पीछे से गले लगाकर कहा, मुझे तो तुम्हारी बाहों में आराम करना है, लेकिन ये दादी बुआ तो
मुझे जीने नहीं देती। अथर्व की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी ने अथर्व के गाल पर हाथ लगाकर कहा, हमारा समय भी आएगा। अथर्व और गौरी दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दादी बुआ उन्हें दूर से देख रही थी। दादी बुआ ने कुड़ते हुए खुद से ही कहा, पता नहीं अथर्व ने गौरी के अंदर क्या देखा जो इसे घर ही ले आया, लेकिन ज्यादा दिन मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। बहुत जल्दी इसे यहाँ से भगा दूंगी। गौरी को काढ़ा बनाते हुए 1 घंटा हो गया। गौरी ने फाइनली काढ़ा बनाया और दादी बुआ के कमरे में लेकर चली गई। दादी बुआ ने काढ़ा लेकर कहा, मेरे पैर में दर्द है, जरा दवाई लगा दे। गौरी ने मना नहीं किया और दादी बुआ के पैरों में दवाई लगाने लगी। अथर्व दादी बुआ के कमरे के बाहर वेट करता हुआ थक गया, लेकिन फिर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। सुबह जब अथर्व उठा तो गौरी उसके पास नहीं थी। रोज की तरह गौरी नहा धोकर किचन में चली गई थी। अथर्व गुस्से में तैयार होकर नीचे गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। गौरी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। अथर्व ने गुस्से में गौरी की तरफ नहीं देखा। अथर्व ने ब्रेकफास्ट किया और गुस्से में घर से चला गया। अथर्व ने कुछ कहा नहीं, लेकिन गौरी समझ गई अथर्व इस वक्त बहुत गुस्से में है। दादी ने भी आज पहली बार अथर्व को गौरी पर गुस्सा होते हुए देखा था। दादी बुआ तो ऐसे देखकर मन में बहुत खुश हो रही थी, जैसे जीत गई हो। दादी बुआ को दिन भर कुछ काम तो होता नहीं था। वह बस किसी तरह अथर्व गौरी के बीच में लड़ाई करवाना चाहती थी और आज उन्होंने ऐसा कर भी दिया। शांति ने भी आज पहली बार अथर्व को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखा था। शांति ने एक बार गौरी को देखा, जो नम आंखों से अथर्व को जाते हुए देख रही थी, और फिर दादी बुआ को, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। शांति को समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ दादी का किया धरा है। शांति ने मन में खुद से कहा, दादी बुआ को उस दिन इतनी बातें सुनाई, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा अथर्व शादी करके भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तो ये गौरी, ये तो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। ये तो दादी बुआ को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। गौरी ने दुखी होकर सबको नाश्ता खिला दिया। दादी बुआ तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज पहली बार अथर्व गौरी की तरफ बिना देखे ऑफिस चला गया। अथर्व ऑफिस गया तो उसका दिमाग बहुत खराब था। अथर्व ने अपने केबिन के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दिया। अथर्व चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके गौरी के साथ बिताए हुए पल याद करने लगा। अथर्व का मन काम करने का बिल्कुल नहीं था। वैसे तो अथर्व हमेशा गौरी की परेशानी समझता था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे गौरी पर भी गुस्सा आने लगा था। गौरी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के सभी कामों में लगा देती थी। ये कह सकते हैं कि वह मजबूर थी। ठाकुर निवास। गौरी बिना मन से किचन में काम कर रही थी। जब से उसने अथर्व से शादी की थी, तब से अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त किचन में ही बिताती थी। गौरी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर इस वक्त गौरी को कोई प्यार से गले लगा लेता तो गौरी फूट फूट कर रोने लगती। गौरी अथर्व की हालत समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। दादी उसे कुछ करने ही नहीं देती थी। कुछ देर बाद वहां पर दादी बुआ आई और कहा, गौरी मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। गौरी ने दादी की तरफ नहीं देखा और चुपचाप उनके लिए चाय बनाने लगी। कुछ देर में शांति भी किचन में आ गई। शांति ने देखा गौरी बुआ दादी के लिए चाय बना रही है। शांति को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन बुआ दादी बड़ी थी, इसलिए शांति ने बुआ दादी से कुछ नहीं कहा। शांति ने गौरी को देखकर कहा, गौरी दादी बुआ की चाय बनाने के बाद अथर्व का लंच लेकर ऑफिस चली जाना। गौरी की आंखों में जो आंसू थे, उनमें से एक आंसू उसके गाल पर बह गया। गौरी ने जल्दी से वह आंसू साफ करके कहा, ठीक है माँ, मैं जल्दी से खाना बनाकर अथर्व के ऑफिस चली जाती हूँ। दादी बुआ बीच में ही कहने लगी, क्या जरूरत है तुम्हें ऑफिस जाने की? ड्राइवर दे आएगा, बहू तो घर में ही अच्छी लगती है। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर जो थोड़ी सी स्माइल आई थी, वह भी चली गई। शांति ने कहा, बुआ मैं कह रही हूँ कि गौरी अथर्व के लिए लंच लेकर ऑफिस जाएगी, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप अपनी चाय पकड़िए और जाकर अपने कमरे में पी लीजिए। दादी बुआ ने चाय पकड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गईं। दादी बुआ मन ही मन खुद से कह रही थी कि मैं भी देखती हूँ शांति तू गौरी को ऑफिस कैसे भेजती है। गौरी शांति की बात सुनकर लंच तैयार करने लगी। गौरी ने पूरा लंच अथर्व की पसंद का बनाया था। करीब 2.5 घंटा मेहनत करने के बाद गौरी ने अथर्व के लिए लंच तैयार कर लिया। गौरी जानती थी कि अथर्व इतना हैवी लंच नहीं करेगा, फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए अथर्व की पसंद का ही सब कुछ बनाया था। गौरी ने लंच बॉक्स टेबल पर रखा और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी टक्कर शांति से हो गई। शांति ने गौरी के चेहरे पर रौनक देखी तो उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा।
शांति ने कहा, लंच बना दिया तो लेकर चली जाओ, ऊपर क्या करने जा रही हो? गौरी ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, यह साड़ी गंदी हो गई है तो दूसरी साड़ी पहन कर जाऊंगी। शांति ने कहा, जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर ऑफिस चली जाओ। गौरी अपने कमरे में आई। उसने लाइट पर्पल कलर की साड़ी निकालकर तैयार होने लगी। करीब 20 मिनट बाद गौरी तैयार होकर नीचे आई। गौरी बहुत सुंदर लग रही थी। वह रोज ऐसे तैयार नहीं होती थी, लेकिन आज वो शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी, इसलिए वह ऐसे तैयार हुई थी। गौरी नीचे आई तो लंच बॉक्स ढूंढने लगी। गौरी ने पूरे किचन में लंच बॉक्स ढूंढ लिया, लेकिन गौरी को लंच बॉक्स कहीं नहीं मिला। गौरी ने टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज चुके थे। गौरी को अब टेंशन होने लगी। गौरी सीधा शांति के कमरे में गई और कहा, माँ आपने लंच बॉक्स देखा है? मैंने टेबल पर ही रखा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा। शांति ने हैरान होते हुए कहा, मैंने भी देखा था, लंच बॉक्स टेबल पर ही रखा था, तो कहाँ चला गया? शांति बेड से उठकर बोली, चलो मैं देख लेती हूँ, शायद तुम्हारी नजर न पड़ी हो। शांति और गौरी दोनों ही लंच बॉक्स ढूंढने लगी, लेकिन दोनों को ही लंच बॉक्स कहीं नहीं मिला। शांति को समझते देर नहीं लगी कि यह सब किया धरा दादी बुआ का ही है। शांति सीधा दादी बुआ के कमरे में जाकर कहने लगी, आपने अथर्व का लंच बॉक्स देखा है, जिसे गौरी ऑफिस लेकर जाने वाली थी? दादी बुआ ने एक जीत वाली मुस्कान के साथ कहा, वह तो मैंने कब का ड्राइवर के साथ भिजवा दिया। बेचारी गौरी सारा दिन काम करती है, थक जाएगी, ये सोचकर मैंने ही उसे ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर उसे लेकर ऑफिस भी चला गया। अब तक तो पहुंच भी गया होगा। यह सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। गौरी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और भागकर अपने कमरे में चली गई। गौरी पेट के बल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। शांति ने दादी बुआ को गुस्से से कहा, मिल गई आपके दिल को ठंडक, रुला दिया आपने गौरी को। मुझे तो समझ में नहीं आता आपको गौरी अथर्व के रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने उन दोनों का रिश्ता अपना लिया तो आपको उन दोनों का रिश्ता अपनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप समझती क्यों नहीं है? वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर भी आपने तो जैसे कसम खा रखी है, आप उन दोनों को एक साथ खुश रहने ही नहीं देंगी। क्यों आप उन दोनों के बीच में आ जाती हैं? क्यों आप चुपचाप से नहीं जीती? आपने देखा था ना, बेचारी 2 घंटे से खाना बना रही थी, तैयार होकर भी आई, आपने एक पल में उसे रुला दिया। दादी बुआ दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं गौरी के बारे में सोचा कि बेचारी इतना काम करके कहाँ ऑफिस में जाएगी, ऊपर से तू मुझ पर ही गुस्सा हो रही है। तुझे तो गौरी पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो तू गौरी के लिए मुझसे लड़ने भी लगी है। अरे तू समझ नहीं रही, ये गौरी तेरे बेटे को तुझसे छीन कर ले जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। गौरी की लगाम को अपने हाथ में पकड़ कर रख, जिससे गौरी सांस भी ले तो तुझसे पूछ कर ले। शांति ने कहा, मुझे किसी पर लगाम नहीं लगानी है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अतार के फेस पर मुस्कान देखनी है। मैं चाहती हूँ कि वह गौरी के साथ खुश रहे, लेकिन आप उसे खुश रहने ही नहीं देती हैं। आज मैं गुस्से में चला गया, कल को और ज्यादा गुस्सा करेगा। उन दोनों के बीच बिना बात की लड़ाई होने लगेगी। मैं भी किसे समझा रही हूँ, मैं जानती हूँ आप कभी नहीं समझेंगी। इतना कहकर शांति पैर पटकते हुए बुआ दादी के कमरे से चली गई। गौरी बहुत समय तक रोती रही, फिर शाम को तैयार होकर नीचे चली गई, क्योंकि सबको शाम को चाय देनी थी। गौरी की आंखें लाल और सूजी हुई थी। शांति से गौरी की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। दादी बुआ को जितना मना करती, दादी बुआ उतना ही गौरी और अथर्व के बीच में परेशानी पैदा कर देती थी। गौरी ने रोज की तरह सबके लिए चाय बनाई और सबको जाकर दे दी। गौरी की सूजी आंखों को देखकर दादी बुआ के दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दादी बुआ के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी, लेकिन शांति का दिल बहुत दुख रहा था। चाय पीने के बाद शांति ने कहा, तुम्हें पता है हमारा एक फ्लैट भी है। वो फ्लैट कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ और उस फ्लैट को अच्छे से साफ कर दो। गौरी ने उदास चेहरे के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। शांति ने फ्लैट की चाबी गौरी को देते हुए कहा, यह लो, ड्राइवर से कह देना वह तुम्हें छोड़ देगा। शांति की बात सुनकर बुआ दादी खुश हो गई कि उसने फिर से गौरी को अथर्व से दूर कर दिया। गौरी चाबी लेकर घर के बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। गौरी बहुत दुखी थी। आज पहली बार अथर्व उससे गुस्सा हुआ था। अथर्व और गौरी के रिश्ते में इतना कुछ झेला था, लेकिन अथर्व गौरी के रिश्ते में कभी गुस्सा नहीं हुआ। गौरी अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी ड्राइवर ने एक फ्लैट के बाहर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने गौरी से कहा, मैडम सर का फ्लैट यहीं पर है। गौरी उदास होकर गाड़ी से उतरी और फ्लैट के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद गौरी अथर्व के फ्लैट के बाहर खड़ी थी।
फ्लैट के बाहर अथर्व का नाम लिखा था। गौरी ने अपनी साड़ी से अथर्व के नाम को साफ कर दिया और फिर चाबी से गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था। गौरी ने अंदाजे से लाइट ऑन की तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गौरी ने देखा फ्लैट तो पूरा साफ सुथरा है, बल्कि फ्लैट बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। फ्लैट को देखकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी के मुंह से धीरे से निकला, अथर्व। पूरा फ्लैट रेड फ्लावर एंड बैलून से सजा हुआ था। गौरी पूरे फ्लैट में अथर्व को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी अथर्व नहीं मिला। गौरी ने फ्लैट के दोनों कमरे भी देख लिए, फिर भी अथर्व कमरे में नहीं मिला। अथर्व को वहां ना देखकर गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी हो रही थी। गौरी की नजर कमरे की बालकनी पर गई, जहां अथर्व किसी से फोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसने गौरी की आवाज नहीं सुनी। गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। गौरी भागती हुई अथर्व के पास गई। गौरी ने पीछे से अथर्व को कसकर गले लगा लिया। अथर्व ने फोन काट दिया और पॉकेट में रखकर हल्का सा पलटकर गौरी को गले लगा लिया। अथर्व गौरी दोनों एक दूसरे के गले लगाकर खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद अथर्व ने महसूस किया कि गौरी रो रही है। अथर्व ने गौरी को कमर से रब करते हुए कहा, क्या हुआ गौरी, अब क्यों रो रही हो? माँ बता रही थी कि आज पूरा दिन कमरे में बैठकर रोई हो। इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है और तुम हो कि फिर से रोने लगी। गौरी ने दोनों हाथों से अथर्व के सीने पर मारना शुरू कर दिया। गौरी बहुत देर तक मारती रही। अथर्व एक मुस्कान लिए गौरी को देखता रहा। गौरी जब मारते मारते थक गई तो उसने कहा, क्यों गए नाराज होकर, गुस्सा होकर ऑफिस क्यों गए? इस सब में मेरी क्या गलती? आपने अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाला? अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कब गुस्सा किया? मैं तो चुपचाप बिना तुम्हारी तरफ देखे चला गया था। गौरी ने अथर्व के कॉलर को पकड़कर कहा, आप ऐसे चले गए तो क्या मैं समझती नहीं कि आप मुझसे गुस्सा हो? क्यों मुंह फुलाकर ऑफिस गए? अथर्व गौरी के करीब आते हुए कहने लगा, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे भूख लगी है। तुमने दोपहर में जो लंच बनाया था मैंने नहीं खाया। चलो साथ में खाते हैं। उसके बाद रात का प्रोग्राम भी तो करेंगे। अथर्व की आखिरी बात सुनकर गौरी का चेहरा स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया। गौरी ने अपना चेहरा अथर्व के सीने में छुपा लिया। अथर्व ने भी अपनी बाहें गौरी पर कस दी। कुछ देर बाद अथर्व ने कहा, चलो खाना खाते हैं। गौरी ने खाना गर्म किया और फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। अथर्व डिनर करते हुए गौरी को परेशान कर रहा था। कभी उसके गालों को छूता, कभी उसके होंठों को छूता, कभी अपनी उंगली गौरी की गर्दन पर फिराता। गौरी ने कई बार अथर्व को परेशान करने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी अथर्व गौरी को और ज्यादा परेशान करने लगा। गौरी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उठी और सीधा जाकर अथर्व की गोद में बैठ गई। गौरी अथर्व की शर्ट के बटन के साथ खेलती हुई बोली, अब ठीक है? अथर्व ने गौरी के माथे पर किस करके कहा, अब ठीक है, अब मैं आराम से डिनर कर सकता हूँ। अथर्व ने बस थोड़ा बहुत ही खाना खाया। गौरी ने कहा, अथर्व आपने खाना क्यों नहीं खाया? अथर्व ने अपना चेहरा गौरी के बालों में छुपाते हुए कहा, बाकी तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें खाने का तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। गौरी ने पलटकर अथर्व को कसकर गले लगा लिया। अथर्व ने भी गौरी को गोद में उठाया और रूम की तरफ चला गया। कुछ ही पलों बाद गौरी की पायल और चूड़ियों की आवाज उस रूम में गूंज रही थी। अथर्व गौरी आज एक दूसरे के हो गए थे। गौरी आज जितना रोई थी उससे ज्यादा खुशी अथर्व ने गौरी को दे दी थी। बहुत रात तक गौरी अथर्व जब घर नहीं आए तो दादी बुआ को टेंशन होने लगी। दादी बुआ सोफे पर बैठकर बार बार गेट को देख रही थी। शांति ने कहा, क्या हुआ बुआ, किसका इंतजार कर रही हो? दादी बुआ ने अपनी माला जपते हुए कहा, किसी का क्या? गौरी दोपहर की गई है, अब तक नहीं आई। तुझे कुछ फिक्र ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ड्राइवर भी आ गया। शांति ने हंसते हुए कहा, गौरी की फिक्र है आपको, अथर्व की फिक्र नहीं। अब तक तो अथर्व भी नहीं आया। रात के 11 बजने वाले हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी घर नहीं आया। मुझे तो लगता है दोनों ही कहीं चले गए। ये सुनते ही बुआ दादी की सांसें तो अटक गई। बुआ दादी को भी लगने लगा था कि शांति सही कह रही है। बुआ दादी ने हैरानी से शांति को देखा। शांति दादी बुआ के पास बैठते हुए कहने लगी, बुआ एक कहावत सुनी है, 100 सुनार की एक लोहार की। आपने 100 बार किए, लेकिन मैंने एक ही बार में अथर्व गौरी को एक साथ फ्लैट में वक्त बिताने के लिए भेज दिया। आपके सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह गए। मैंने आपको कई बार समझाया था कि गौरी अथर्व से दूर रहिए, लेकिन समझती नहीं थी, इसलिए मैंने अथर्व और गौरी को फ्लैट में भेज दिया। अब वह दोनों कुछ दिन तक वहीं रहेंगे। जब उनका मन होगा तब आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही बताइए बुआ जी, उन दोनों की नई नई शादी हुई है,
तो उन्हें साथ में वक्त तो बिताना ही चाहिए। शांति की बातें सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात तो सही थी। दादी बुआ ने कितनी कोशिश की ताकि अथर्व गौरी आपस में वक्त ना बिताएं, लेकिन शांति ने एक ही बार में सब कुछ ठीक कर दिया। सालू बाथरूम से बाहर आई। सालू के हाथ में प्रेगनेंसी किट थी। सालू की प्रेगनेंसी इस बार भी नेगेटिव आई थी। सालू उदास होकर रुद्र के पास बैठ गई। रुद्र ने सालू के गालों को सहलाते हुए कहा, सालू तुम्हारी एज ही क्या है जो तुम इतना परेशान हो बच्चे के लिए? सालू ने गुस्सा होकर कहा, मुझे भी अक्षत जैसा एक बेटा चाहिए। मेरा अक्षत के बिना मन नहीं लगता। अब भैया से तो कह नहीं सकती कि अक्षत को मुझे दे दीजिए। अगर मैं कह भी दूंगी तो भैया तो मुंह पर ही बोल देंगे कि सालू खुद क्यों नहीं कर लेती बेबी। रुद्र ने सालू को गले लगाकर कहा, सालू इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारते। कोई बात नहीं, दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सालू ने कहा, रुद्र हम कल डॉक्टर के पास चले जाएंगे। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है चलेंगे, लेकिन तुम अपना मूड तो मत खराब करो। तुम्हारा मूड खराब होता है तो मैं अपने आप ही परेशान हो जाता हूँ। अगर तुम्हें सच में एक बेबी चाहिए तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। सालू ने रुद्र के गालों पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे अडॉप्ट नहीं करना। हम बस कल डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएंगे। मुझे लग रहा है मुझे प्रेगनेंसी के लिए मेडिकल की हेल्प लेनी चाहिए। रुद्र ने अपना सिर सालू की गोद में रखकर आंख बंद करके कहा, तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यह सुनते ही सालू के हाथ रुक गए जो रुद्र के बालों में चल रहे थे। सालू ने कहा, बस कुछ नहीं, लड़कियों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम नहीं समझोगे। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपना एक हाथ बढ़ाकर सालू की गर्दन पर लगाकर उसे अपनी तरफ झुकाने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ पल बाद दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। रात के 12 बज रहे थे। अबिका तो सो गई थी, लेकिन आज अक्षत सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्षित का मन आज आरिका के साथ वक्त बिताने का था, लेकिन अक्षत ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वह आज सोएगा ही नहीं। अक्षित ने बेड से खड़े होकर अक्षत को गोद में लेकर कहा, क्या बात है चैंपियन, तुम्हें आज नींद क्यों नहीं आ रही है? अक्षत ने कहा, डैड कल स्कूल की हॉलीडे है तो जल्दी मुझे उठना नहीं है, इसलिए शायद मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अक्षित ने हल्का सा नाराज होते हुए कहा, चैंपियन तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। अक्षत ने कहा, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट डैड। अक्षित ने कहा, हाँ मेरा चैंपियन बहुत इंटेलिजेंट है। अब मेरा चैंपियन सोएगा, चलो जल्दी से सो जाओ। अक्षित ने अक्षत को गोद में लेकर कमरे में टहलने लगा ताकि अक्षत सो सके, लेकिन अक्षत तो सोना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आरिका तो अक्षित और अक्षत को देखकर मुस्कुरा रही थी। आरिका जानती थी कि अक्षित को क्या चाहिए, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षत कभी कभी सच में नहीं सोता था। आरिका को अक्षित की हालत पर हंसी आ रही थी और अक्षित को गुस्सा। अक्षित ने अक्षत को देखकर कहा, चैंपियन सोने की कोशिश तो करो, तभी तो नींद आएगी। अगर तुम जल्दी सो जाओगे तो कल हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अक्षत ने कहा, आइसक्रीम तो फ्रिज में है। अक्षित ने अब इरिटेट होते हुए कहा, मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम खिलाऊंगा। अक्षत ने कहा, मम कहती है ज्यादा आइसक्रीम खाने से पेट और टीथ खराब हो जाते हैं। अक्षित ने फिर से कहा, अच्छा आइसक्रीम नहीं खानी तो ना सही, अब सो जाओ। अक्षत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अक्षित को देख रहा था और फिर थोड़ा गुस्से में कहा, डैड आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, लेकिन अब मुझे सोने के लिए मत कहो, मुझे नींद नहीं आ रही है। अक्षित पूरी तरह इरिटेट हो गया था। अक्षित ने अक्षत को बेड पर बैठा दिया और एक साइड लेट गया। अक्षत ने फोन लिया और उसमें गेम खेलने लगा। 30 मिनट गेम खेलने के बाद अक्षत को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। आरका ने अक्षत को अपनी गोद में लिया और कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद अक्षत सो गया। अक्षत को बेड पर लिटाने के बाद हारिका अक्षित के पास आई। अक्षित अब तक सो चुका था। हारिका ने झुककर एक अक्षित के माथे को चूम लिया। हारिका जैसे उठने को ही अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हारिका सीधी अक्षित के ऊपर जाकर गिरी। हारिका ने हैरानी से कहा, लाइफ लाइन, तुम अब तक सोई नहीं? अक्षित ने हारिका पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल अक्षत के सोने का वेट कर रहा था। अक्षित ने करवट बदलकर हारिका को अपने नीचे कर लिया और किस करने लगा। कुछ देर बाद अक्षित हारिका को अपनी गोद में लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी अक्षत ने अपनी आंखें खोलकर अक्षित को नींद में पूछा, डैड मम को लेकर कहाँ जा रहे हो? अक्षत की आवाज़ सुनकर हारिका और अक्षित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षित ने कुछ सोचकर कहा, चैंपियन तुम्हारी मम को नींद नहीं आ रही है,
इसलिए इन्हें भी गोद में लेकर सुला रहा हूँ। अक्षत तो नींद में था, उसने अक्षित की बात सुनी ही नहीं और फिर से सो गया। अक्षित और आरिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षित आरिका को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। विक्रम भी कब से विशाखा का इंतजार कर रहा था, लेकिन विशाखा तो किचन में काम कर रही थी। बहुत इंतजार करने के बाद विक्रम ने किचन में जाकर देखा तो विशाखा किचन को समेट रही थी। आज विक्रम के घर में कुछ मेहमान आए थे, जिसकी वजह से विशाखा का काम बढ़ गया था। विक्रम किचन में गया और उसने विशाखा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, विशाखा और कितना काम करोगी? बाकी काम कल सुबह कर लेना। चलो ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विशाखा ने कहा, ऐसे रात में किचन फैलाकर नहीं सोते। इन सबको साफ कर दूं फिर आ जाऊंगी। अब तुम जाओ और मुझे काम करने दो। विक्रम ने अपना चेहरा विशाखा के बालों में छुपाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। या तो तुम अपनी मर्जी से चलो या फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा। विशाखा ने कहा, ये क्या जबरदस्ती है और क्या जिद लगा रखी है? इतना सारा काम छोड़कर मैं सोने चली जाऊं? विक्रम ने शरारत से कहा, तुम्हें सोने कौन देगा? मैं तो तुम्हें रात भर जगा कर रखूंगा। विशाखा का ध्यान विक्रम की बातों में कम और अपने काम में जाता था, वह जो बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। विशाखा ने परेशान होकर कहा, विक्रम प्लीज जाओ, मुझे काम करने दो। देखो तो मेरा कितना सारा काम पड़ा है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। विक्रम ने कहा, मुझे बताओ क्या काम है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। विशाखा ने घूर कर विक्रम को देखा और कहा, अगर दादी को पता चल गया कि तुम मेरे साथ किचन में काम करवा रहे हो तो पता है ना कितना कलेश करेंगी। विक्रम ने कहा, मैं दादी से नहीं डरता। अगर डरता तो तुमसे शादी नहीं करता। वो तो तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए मुझे इतने प्यार से मत देखो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। करीब 30 मिनट तक विशाखा और विक्रम दोनों ही किचन को साफ करते रहे। विशाखा विक्रम को जो काम बताती वह काम विक्रम कर देता। विशाखा तो साफ कर रही थी और विक्रम बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा था। पूरा काम खत्म होने के बाद विशाखा हाथ साफ कर रही थी और एक गहरी सांस लेकर कहा, आज तो मैं बहुत थक गई, लेकिन तुमने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। विक्रम ने अगले ही पल विशाखा को गोद में उठा लिया और उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, तुम्हें तो थैंक यू बोलना भी नहीं आता। चलो मैं सिखाता हूँ कैसे बोलते हैं। आज रात तुम्हारी क्लास लूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से थैंक यू बोलना सिखाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर विशाखा को बहुत शर्म आ रही थी। विशाखा ने अपना चेहरा का विक्रम के सीने में छुपा लिया। कुछ पलों में विशाखा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। विक्रम ने विशाखा को ऊपर ले जाते हुए कहा, तुम बात बात पर अपनी आंखों में आंसू क्यों ले आती हो? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। विशाखा ने अपना एक हाथ विक्रम के गाल पर रखकर कहा, तुमने ही तो सब कुछ किया है। मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे एक फैमिली दी, एक नाम दिया है, एक रुतबा दिया, एक स्टेटस दिया, एक अनाथ लड़की को सब कुछ तो दिया है जो उसे कभी नहीं मिलता। यकीन नहीं आता कॉलेज का पॉपुलर लड़का मुझे इतना प्यार करता है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ समझ गया, मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। अब चलो बेडरूम में मेरे सारे एहसान उतार दो। विक्रम की बात सुनकर विशाखा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। विशाखा ने विक्रम से शरारत से कहा, और अगर मैं तुम्हारा एहसान ना उतारूं तो क्या करोगे? विक्रम ने विशाखा को रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं किसी पर अपना एहसान नहीं छोड़ता, मैं खुद ही ले लेता हूँ। विक्रम विशाखा को लेकर कॉरिडोर से होता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दोनों अपनी बातें कर रहे थे, तभी सामने दादी आ गई। तभी दादी को देखकर विशाखा विक्रम की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। विक्रम दादी की आदत को बहुत अच्छे से जानता था। इतनी रात को दादी का सामने आना विक्रम को खटक रहा था। विक्रम जानता था कि दादी पूरा दिन उसके ऊपर और विशाखा के ऊपर ही नजर रखती है। विशाखा लगातार विक्रम की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम ने घूरकर विशाखा को देखा और विशाखा ने कोशिश करना बंद कर दिया। दादी भी गुस्से से दोनों को ही देख रही थी। दादी ने चिल्लाते हुए कहा, रीना, रेहान, जल्दी आ, देख तेरे बेटे ने कितनी बेशर्मी कर रखी है। तेरा बेटा बिल्कुल बेशर्म हो गया है। इस लड़की को घर क्या ले आया, इसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। ये लड़की भी इतनी बेशर्म है, पूरे घर में अपनी पति की गोद में घूमती रहती है। इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। विक्रम तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन इस लड़की ने विक्रम को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। थोड़ी देर बाद बाहर रियान और रीना भी आ गए। रीना और रियान को देखकर विशाखा और झटपटाने लगी, लेकिन विक्रम को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम ने गुस्से में विशाखा को देखा और दांत पीसते हुए कहा, विशाखा एक बार और हिली तो यहीं पटक दूंगा। विशाखा कुछ नहीं बोली, लेकिन विक्रम की आंखों में देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो,
पापा आ गए, अब तो उतार दीजिए। विशाखा की आंखें नम हो गईं। वो रिक्वेस्ट भरी आंखों से विक्रम को देख रही थी, लेकिन विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रम ने दादी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ दादी, पोता नहीं खिलाना? दादी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, इतना बेशर्म कहाँ से हो गया? अपने माँ बाप के सामने भी इसे शर्म नहीं आती। रीना ने विक्रम को देखा जैसे कहना चाहती हो, प्लीज उतार दे, लेकिन विक्रम ने भी विशाखा को नीचे नहीं उतारा। रेयान तो ये सब देखकर चला गया। दादी ने जब रियान को जाते हुए देखा तो चिल्लाकर कहा, रियान कहाँ जा रहा है? अपने बेटे की करतूत तो देखा जा, अपने बेटे की बेशर्मी नहीं देखेगा। अरे जवानी तो सबको आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर के नियम भी भूल जाए। गोद में उठाकर ऐसे घूम रहा है जैसे बच्ची हो। अपनी माँ की बात सुनकर रियान ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, रियान मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? रियान पलटा नहीं, लेकिन बिना पलटे ही कहा, हाँ मैंने एक बात सुनी जो विक्रम की बहुत अच्छी थी। रियान अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, ये कि आपको परपोता नहीं खिलाना। यह सुनते ही विक्रम को हंसी आ गई और रीना ने अपने सर पर हाथ मार लिया। रीना ने बात को संभालते हुए कहा, माँ जी विक्रम की गलती नहीं है, बाप भी ऐसा ही था। यह सुनकर विशाखा को भी हंसी आ गई। वह भी चुपचाप विक्रम के सीने में छुपी हुई थी। दादी थोड़ा गुस्से में बोली, मेरा बेटा इतना बेशर्म नहीं था, मेरा बेटा बहुत संस्कारी था, उसने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। रीना ने भी अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, माँ जी पहले आप 8 बजे सो जाती थी और अब देखिए रात के 12 बज रहे हैं। माँ जी आपको क्या पता मुझे विक्रम के पापा कितनी बार रसोई से गोद में उठाकर लाए हैं। मैं भी विशाखा की तरह बहुत मना करती थी, लेकिन मानते ही नहीं थे। कितनी बार तो किचन में मेरा काम भी करवा देते थे। अब तो रियान का वहां रुकना भी मुश्किल हो गया था। आखिर बहू बेटे के सामने उसकी पोल पट्टी जो खुल रही थी। रेहान तो हवा की तरह वहां से बिना पलटे ही चला गया। दादी ने गुस्से में कहा, अपने बेटे को तो तूने कुछ कहा नहीं, उल्टा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। रीना भी समझ चुकी थी कि जब तक वह विक्रम को नहीं डांटेगी, दादी को चैन नहीं मिलेगा। रीना विक्रम के पास आई और गुस्से में कहा, क्यों लाया इसे गोद में उठाकर? इसके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? बता देती हूँ विक्रम, आज के बाद तूने इस लड़की को गोद में उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, माँ बाप के सामने तो कोई शर्म ही नहीं रही। रीना विक्रम को डांट रही थी और दादी को बहुत सुकून मिल रहा था। रीना ने आखिरी बार विक्रम की तरफ देखकर कहा, आज के बाद अगर तूने इसे गोद में उठाया और दादी ने तुझे देख लिया, फिर तेरे पैर मैं तोड़ दूंगी। विक्रम ने कहा, हाँ समझ गया, मैं आज के बाद दादी के सामने विशाखा को कभी गोद में नहीं उठाऊंगा। अब खुश? दादी तो हैरानी से एक बार रीना को देखती और कभी विक्रम को। रीना ने सच में विक्रम को डांट दिया था, फिर उसे वार्न किया कि आज के बाद वह दादी के सामने विशाखा को गोद में न उठाए। रीना ने फिर से कहा, अब क्या रात भर ऐसे ही गोद में लेकर खड़ा रहेगा या कमरे में भी जाएगा? विक्रम विशाखा को लेकर अपने कमरे में आ गया और नीचे उतार कर बोला, तुम सच में बहुत भारी हो। विशाखा को गुस्सा आ गया। विशाखा की आंखों में आंसू भर आए और विशाखा ने कहा, विक्रम सच में तुम बहुत बेशर्मी वाली हरकत करते हो। पापा माँ दादी सब वहां खड़े थे और तुम बेशर्म की तरह मुझे गोद में लेकर खड़े थे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। देखो विशाखा, पहले मैंने तुम्हें 3 घंटे वेट किया, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ किचन में काम भी करवाया, उसके बाद मैं जब तुम्हें यहाँ लेकर आ रहा था तो दादी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, और अब जब मैं भी तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ तब तुम आंसू लेकर बैठ गई। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो तुम यह गलत सोच रही हो। विशाखा का रोना और तेज हो गया। विशाखा ने कहा, जानती हूँ मैं, तुम्हें मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे रोने से फर्क पड़ता तो तुम मुझे बाहर गुस्सा नहीं करते और ना ही तुम मुझे आंखें दिखाते। दिन पर दिन तुम इतने बेशर्म होते जा रहे हो कि मैं क्या ही तुमसे कहूँ। विक्रम ने अगले ही पल विशाखा को फिर से गोद में उठा लिया और बेड पर लिटाते हुए कहा, विशाखा तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे रोने से या तुम्हारे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता? विक्रम ने एक एक करके विशाखा की दोनों आंखों को चूम लिया, फिर अपने होंठ विशाखा के गाल पर रब करते हुए कहा, मुझे बहुत फर्क पड़ता है विशाखा। ठीक है, अगर तुम्हारा मूड मेरे करीब आने का नहीं है तो कोई बात नहीं, सो जाओ, रेस्ट करो। विक्रम ने विशाखा के माथे पर किस किया और कहा, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई थी ना। विक्रम ने विशाखा को ब्लैंकेट उड़ाया और फिर उसके आंसू साफ किए। विशाखा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। कुछ मिनट बाद विक्रम ने महसूस किया कि उसे पीछे से किसी ने गले लगाया है। विक्रम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। विक्रम ने
सीधा हाथ पकड़कर विशाखा को आगे करते हुए उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ, मेरे बिना नींद नहीं आई? मन बेचैन हो गया मेरे बिना? विशाखा अपना सिर विक्रम के सीने पर रब करते हुए बोली, तुम जानते हो मुझे नींद नहीं आती, फिर भी नाराज होकर यहाँ आ गए। विक्रम ने विशाखा का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं भला तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? विशाखा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तो फिर आपने एहसान क्यों नहीं लिया? नीचे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। विक्रम ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे विशाखा की चीख निकल गई। विक्रम ने कहा, अभी से चीखने लगी? अभी तो मुझे बहुत सारे एहसान बराबर करने हैं। विशाखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विक्रम ने फिर विशाखा को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। देखते ही देखते दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। सिन्हा बिला सुबह का वक्त, रुद्र नाश्ता कर रहा था, तभी उसे कॉल आया। रुद्र ने सालू को देखकर कहा, सालू हम डॉक्टर के पास कल चलेंगे, अभी मुझे जरूरी काम है। सालू ने रुद्र को समझते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र फोन लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया। रुद्र ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर हमने पवन खन्ना को किडनैप कर लिया है। अब क्या करना है, मार दें? रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, अभी अकल के अंधे पवन खन्ना है, कोई राह चलता आदमी नहीं जिसे मार देंगे। अभी कुछ नहीं करना है, फिलहाल तो उसे छुपा कर रखो, जब अक्षित का ऑर्डर होगा तब मार देंगे। रुद्र ने फोन कट कर दिया और फिर बाहर आकर सालू के साथ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद रुद्र ने सालू के माथे पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ठाकुर इंडस्ट्रीज। अक्षित अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने रघुनाथ खन्ना बैठे थे। अक्षित बहुत एटीट्यूड में रघुनाथ खन्ना के सामने बैठा था, जबकि रघुनाथ खन्ना नजरें झुकाकर। अक्षित ने कहा, तो मिस्टर रघुनाथ खन्ना, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मैं आपका केस नहीं लड़ सकता, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ एक बार धोखा करने के बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ आ गए। रघुनाथ खन्ना बेबस आवाज में कहने लगा, इस बार तुम मेरा केस लड़ लो, मैं वादा करता हूँ मैं आरिका को कुछ नहीं करूँगा। रघुनाथ खन्ना की बात पर अक्षित को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। बहुत देर तक हंसने के बाद अक्षित ने कहा, यह शब्द मैंने पहले भी सुने हैं, इन शब्दों पर यकीन किया, उसके बावजूद आपने मेरी बीवी को ऑपरेशन रूम तक पहुंचा दिया, मेरे बेटों को अपने बॉडीगार्ड के हवाले कर दिया। अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए मिस्टर खन्ना, कि आप मेरे सामने बैठकर अभी भी वादे की बात करते हैं। इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए आप यहाँ से चले जाइए। रघुनाथ खन्ना कुछ कहता उससे पहले ही रघुनाथ खन्ना का फोन बजने लगा। रघुनाथ खन्ना ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, पवन खन्ना का कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। रघुनाथ खन्ना को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोला, क्या कह रहे हो, भला पवन को कौन किडनैप करेगा? अक्षित ने हंसकर कहा, मिस्टर रघुनाथ खन्ना, आपका एक दुश्मन हो तो आपको पता भी चले, आधी से ज्यादा दुनिया तो आपने अपनी दुश्मन बना रखी है। क्या पता किसने किडनैप कर लिया, पर जिसने भी किडनैप किया है मौके का फायदा उठाया है। वह अच्छे से जानता है कि आप केस में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। रघुनाथ खन्ना दांत पीसते हुए कहने लगा, अक्षित मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे यहाँ पर खड़ा हूँ, वरना इतने बोलने वाले कि मैं जुबान काट लेता। अक्षित ने हंसकर कहा, कहावत सुनी है आपने मिस्टर रघुनाथ खन्ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपकी जान के लाले पड़े हैं और आप मेरी जुबान काटेंगे। जाकर पवन खन्ना को ढूंढिए और साथ में एक वकील को भी, जो आपका ये मरा हुआ केस को जिंदा कर सके। रघुनाथ खन्ना गुस्से में अपना आपा खो रहे थे। रघुनाथ खन्ना ने थोड़े गुस्से में कहा, अक्षित तुम ये केस छोड़ दो, मेरे अपोजिट लड़ना बंद कर दो, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद निपट लूंगा। अक्षित ने स्टाइल में कहा, मैंने सुना नहीं मिस्टर रघुनाथ खन्ना, आपने क्या कहा? मैं केस छोड़ दूं? किस खुशी में ये केस छोड़ दूं? शुक्र मनाइए मेरी आरिका जिंदा है, अगर मेरी आरिका को कुछ हो गया होता तो अब तक आप नर्क में बैठे झुलस रहे होते। रघुनाथ खन्ना, आपने मेरी बातों को हल्के में लिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो खन्ना परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी तो मैं कोशिश करनी शुरू की ही नहीं है, आप अभी से हार गए। रघुनाथ खन्ना के पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रघुनाथ खन्ना ने अक्षित को डबल क्रॉस करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में से एक गलती की थी, जिसे वो चाह कर भी सुधार नहीं सकता था। अक्षित ने भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रघुनाथ खन्ना से बदला तो वह लेकर रहेगा। अब उसे आरिका के साथ एक सुकून की जिंदगी चाहिए थी, जो रघुनाथ खन्ना के मरने के बाद ही मिलती। रघुनाथ खन्ना दांत पीसकर वहां से चला गया।
अक्षित ने अपना फोन लिया और रुद्र को फोन किया। अक्षित ने फोन पर कहा, रुद्र, रघुनाथ खन्ना अभी अभी मेरे पास से गया है। पवन को ऐसी जगह छुपाना जहाँ रघुनाथ खन्ना के परिंदे भी ना पहुंच पाए। रुद्र ने दूसरी तरफ से कहा, बेफिक्र रहो अक्षित जीजू, इस बार खन्ना को कोई मौका नहीं देंगे। पवन और रघुनाथ खन्ना को तो मरना ही होगा। रात को जब अक्षित अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो काफी रात हो गई थी। अक्षित ड्राइव कर रहा था, तभी उसके सामने 4-5 कार आकर रुकी। गाड़ियों को देखकर तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित ने खुद कहा, तो मेरे पूजनीय दादाजी मानेंगे नहीं। अक्षित गाड़ी में से उतरा और उन गाड़ियों से भी 7-8 बॉडीगार्ड बाहर आए। एक बॉडीगार्ड ने एक गाड़ी का गेट खोला, उसमें से रघुनाथ खन्ना उतरा। रघुनाथ खन्ना को देखकर अक्षित की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। रघुनाथ खन्ना अक्षित के पास आए और गुस्से में बोला, अक्षित, मेरा पोता कहाँ है? अक्षित ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, आपके सामने खड़ा है। वह बात अलग है कि आपने कभी मुझे पोता माना ही नहीं। रघुनाथ खन्ना गुस्से में बोला, अक्षित, मेरे साथ मजाक मत करो। कहाँ है पवन? तुमने पवन को किडनैप क्यों करवाया? अक्षित ने जवाब देते हुए कहा, मैंने किडनैप करवाया? क्या बात कर रहे हैं दादाजी? मैंने तो किडनैप नहीं करवाया। गोली लगवाना, झूठी गवाही दिलवाना, ये मेरी फितरत में नहीं है। मानता हूँ कि मेरे बाप ऐसा ही है, लेकिन मेरी माँ, वह तो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। मैं अपनी माँ पर गया हूँ, बाप पर नहीं। अक्षित की बात सुनकर रघुनाथ खन्ना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रघुनाथ खन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी फोर्स लगाई है तो यही पता चला है कि तुमने ही मेरे पवन को किडनैप करवाया है। अगर मेरे पवन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और आरिका को जान से मार दूंगा। अक्षित को अब हल्का सा गुस्सा आ गया। अक्षित ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आप तो मेरी आरिका को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंने आपको एक मौका दिया था, उसे आपने गंवा दिया। दूसरा मौका नहीं दूंगा। रही बात आपकी पवन खन्ना की, तो वह मेरे पास नहीं है। आप पवन खन्ना को ढूंढिए, मिल जाएगा, और फिर उसी से पूछना कि उसका किडनैप किसने करवाया है। हटो मेरे रास्ते से। आपकी तरह खाली नहीं घूमता, मुझे काम करने होते हैं। अक्षित जैसे ही जाने के लिए पलटा तो एक बॉडीगार्ड ने अक्षित को पंच मार दिया। अक्षित सीधा जाकर बोनट पर गिरा। अक्षित ने पॉइंट करते हुए कहा, मिस्टर रघुनाथ खन्ना, आग से मत खेलिए। आग सिर्फ जलाती है, अक्षित नाम की आग भी आपको जलाकर राख कर देगी। जब तक दूसरे बॉडीगार्ड ने अक्षित को मारना चाहा तो अक्षित ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और उसे मारते हुए कहा, एक बार का कहर समझ नहीं आता। इतना कहकर अक्षित ने उसे धक्का दे दिया और वह सीधा रघुनाथ खन्ना के पैर के पास जाकर गिरा। यह देखते ही अक्षित पर 3-4 बॉडीगार्ड टूट पड़े। अक्षित एक एक को मार रहा था, लेकिन बॉडीगार्ड की संख्या ज्यादा थी। अक्षित भी दुगने गुस्से से लड़ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने हाथी उठाकर अक्षित के सर पर मारना चाहा तो उसके हाथ वहीं किसी ने पकड़ लिए। बॉडीगार्ड ने घूमकर देखा तो वहां पर रुद्र खड़ा था। रुद्र ने बॉडीगार्ड से हॉकी छीन लिया और बॉडीगार्ड को मारना शुरू कर दिया। अक्षित और रुद्र ने देखते ही देखते रघुनाथ खन्ना के सारे बॉडीगार्ड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। रघुनाथ खन्ना के सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे और उनके बीच खड़ा रघुनाथ खन्ना, जो गुस्सा करने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता था। रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने रघुनाथ खन्ना को पॉइंट करते हुए कहा, मेरे पास है तुम्हारा पोता, मैंने किडनैप किया है। जाइए, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, बचा लीजिए अपने पोते को, अगर बचा सकते हैं तो। रुद्र की बात सुनकर अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि रघुनाथ खन्ना के चेहरे पर गुस्सा दुगना हो गया। रुद्र ने रघुनाथ खन्ना को पॉइंट करके कहा, अगर अपने पोते को संस्कार दिए होते तो आज उनका किडनैप नहीं करता, लेकिन आपने तो उन्हें संस्कार की जगह सिर्फ पैसा दिया है। इसका फायदा उठाकर वह दोनों भाई अपनी जरूरत पूरी करते हैं। करण को तो मेरी बहन ने मार दिया और पवन को मैं मार दूंगा। अक्षित और रुद्र दोनों ही कार की तरफ बढ़ गए। रघुनाथ खन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरे पवन को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अक्षित ने पलटकर कहा, आपकी इन खोखली धमकियों से अब हम नहीं डरते। एक बात और, अगर आपने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो अगले दिन पवन की लाश देखने के लिए तैयार रहना। अक्षित और रुद्र दोनों गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। रघुनाथ खन्ना ठगा सा खड़ा रह गया। रघुनाथ खन्ना खुद को बचाता तो पवन को खो देता, अगर पवन को बचाता तो अपनी इज्जत को खो देता। अक्षित रुद्र ने रघुनाथ खन्ना की हालत एक जगह कुआ और एक जगह खाई वाली कर दी थी। रघुनाथ खन्ना समझ गया था कि अक्षित छिपकर नहीं लड़ेगा, खुलकर लड़ेगा। अक्षित ने अब खन्ना परिवार को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। अक्षित ने सब कुछ सुन लिया था।
अक्षित ने सारी जिंदगी खन्ना परिवार की वजह से ही नाजायज शब्द सुना था। अक्षित रुद्र को घर छोड़कर अपने विला आ गया। अक्षित ने डोरबेल बजाई तो हारिका ने गेट खोला। हारिका ने अक्षित को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, आज किसको पीट कर आए हो? अक्षित ने हारिका को एक प्यारी सी मुस्कान देकर उसकी कमर में हाथ रखकर अपनी तरफ खींचकर सीने से लगाते हुए कहा, अपने बाप के बॉडीगार्ड को। हारिका पंजों के बल खड़ी हुई और उसने अक्षित के होंठों पर लगे खून को देखा और अपने होंठों से उसे किस करने लगी। अक्षित की आंखें बंद हो गई। अक्षित बस हारिका को फील कर रहा था। हारिका के करीब जाने से उसे कितना सुकून मिलता था, यह तो वही जानता था। अक्षित आंखें बंद किए हुए बच्चों की तरह डिमांड कर रहा था, जिसे देखकर हारिका को हंसी आ गई। हारिका ने हल्का अक्षित के गाल पर स्लैप लगाते हुए कहा, जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर लगा देती हूँ। अक्षित हारिका को अपनी बाहों से आजाद किया और कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हारिका आज मेरे लिए कौन सा जहर बनाया है? हारिका अक्षित का मजाक समझते हुए बोली, वो जहर जिसका तोड़ आपके पास नहीं है। थोड़ी देर बाद अक्षित फ्रेश होकर आ गया और हारिका अक्षित दोनों ने मिलकर डिनर किया। रुद्र और सालू डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। सालू ने अपने सारे टेस्ट कराए थे। क्योंकि सालू प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए सालू ने मेडिकल हेल्प लेने के बारे में सोचा। तभी एक लेडी डॉक्टर सालू और रुद्र के पास आकर सामने चेयर पर बैठ गई। लेडी डॉक्टर ने सालू की रिपोर्ट देखी और कहा, आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अभी आपकी एज काफ़ी छोटी है। आपको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। तभी सालू का फ़ोन रिंग करने लगा। सालू ने फ़ोन देखा तो फ़ोन उसकी माँ का था। सालू ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, माँ की कॉल आ रही है, मैं रिसीव करके आती हूँ। सालू केबिन से बाहर चली गई। रुद्र भी अपने फोन में देख रहा था। डॉक्टर ने सालू की रिपोर्ट देखते हुए कहा, क्या आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा हुआ था? यही कोई 3 से 4 साल पहले? रुद्र ने डॉक्टर को देखकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई है। डॉक्टर कंटिन्यू सालू की रिपोर्ट पढ़ रही थी। तभी डॉक्टर ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी आप फिलहाल 1 साल तक बच्चे को अवॉइड कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे, जिनका जवाब सालू के पास था। डॉक्टर से मिलने के बाद रुद्र और सालू वापस अपने विला के लिए जा रहे थे। रुद्र ड्राइव कर रहा था, उसका ध्यान बार बार डॉक्टर की बातों पर ही जा रहा था। पूरे रास्ते रुद्र ने सालू से बात नहीं की थी। सालू का भी मन रुद्र से बात करने का नहीं था। सालू कंटिन्यू विंडो से बाहर देख रही थी। रुद्र सालू को घर ले आया। सालू ने हैरानी से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम ऑफिस नहीं जाओगे? रुद्र ने सालू का हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले आया। रुद्र के ऐसे बिहेव करने से सालू को हैरानी हो रही थी। सालू ने फिर से कहा, क्या हुआ रुद्र? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्र ने सालू को बेड पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठता हुआ बोला, सालू मुझे एक बात सच सच बताना। सालू ने कहा, हाँ मैं सच सच बताऊंगी, लेकिन हुआ क्या है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्र ने कहा, सालू ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण तुम्हें कोई चोट लगी हो या और कुछ? सालू ने कहा, हाँ तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोती थी। सबसे छुपकर मैं रोती थी। कभी गौरी के घर पर जाकर रोती थी, कभी छत पर बैठकर रोती थी। एक दिन मैं गौरी के घर पर थी और बेहोश होकर जीने से गिर गई थी। गौरी मुझे अस्पताल ले गई थी। यह सुनकर रुद्र की आंखें नम हो गईं और रुद्र ने सालू को कसकर गले लगा लिया। सालू ने रुद्र का चेहरा अपनी गोद से उठाया और अपने होंठ रुद्र के होंठों से जोड़कर किस करने लगी। इस वक्त रुद्र को संभालना बहुत जरूरी था, वरना वैसे ही सालू की गोद में सर रखकर रोता रहता। सालू रुद्र को संभाल रही थी। रुद्र भी सालू के साथ बहता चला गया। सुबह जब सालू उठने की कोशिश करने लगी तो रुद्र ने उसे कसकर पकड़ लिया। सालू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। सालू ने कहा, रुद्र पिछले 3 घंटे से उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि उठने ही नहीं दे रहे। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? देखो तो जरा, सुबह के 9 बज गए हैं। रुद्र ने कहा, ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। मेरे पास लेटी रहो चुपचाप। क्यों नहीं जाने दोगे? पूरा दिन इसी कमरे में रहने का इरादा है क्या? चलो जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं भी नहा धोकर खाना बना लेती हूँ। सालू रुद्र को समझाते हुए बोली। रुद्र ने सालू को और ज्यादा कसकर पकड़कर कहा, सालू जब मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुमने इतना कुछ सहा, इतना कुछ झेला, इतना रोई, फिर भी मेरी थोड़ी सी ही कोशिश करने के बाद तुमने मुझे माफ कर दिया। सालू ने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर उठने लगी। रुद्र ने फिर से सालू को अपने ऊपर खींचते हुए कहा,
पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम इतने आराम से कैसे मान गई? मैंने तो तुम्हारी जिंदगी ऑलमोस्ट नर्क बना दी थी, उसके बाद भी तुमने मुझे अपना लिया। सालू ने कहा, रुद्र, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उम्मीद करती थी कि तुम वापस आओगे और मुझसे माफी मांगोगे। मेरा दिल कहता था कि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो मेरे पास दौड़ते हुए आओगे। मुझे यकीन था कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। रुद्र पलटकर सालू को अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों को चूमकर बोला, यकीन तो मुझे खुद पर भी नहीं था कि मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, लेकिन शायद तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे प्यार ने मुझे हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। सच सालू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से जिंदगी आसान लगने लगी है। सालू ने अपना एक हाथ रुद्र के गाल पर रखकर कहा, तो अब मेरे पति, चले नहा लेते हैं। सालू की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने अगले ही पल सालू को गोद में उठाते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम पहले कह देती कि मेरे साथ नहाना है, मैं पहले ही तुम्हें बाथरूम ले जाता। सालू ने हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन तब तक रुद्र सालू को बाथरूम में ले गया था। अर्थात गौरी को फ्लैट में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन दोनों का ही ठाकुर निवास जाने का मन नहीं था। दोनों ही जानते थे कि अगर वह वापस गए तो बुआ दादी फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। अथर्व गौरी को गोद में लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। गौरी ने कहा, 2 हफ्ते हो गए हैं अथर्व, घर चलने का मन नहीं है क्या? अथर्व ने कहा, घर जाकर फिर से वही सब होगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि एक छोटा बेबी लेकर ही घर चलते हैं। अथर्व की बात सुनकर गौरी जोर जोर से हंसने लगी। गौरी ने कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी जाने की नहीं सोच रहे हैं आप? अथर्व ने कहा, तो क्या करूं? तुम भी जानती हो, दादी बुआ फिर से हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेंगी, फिर से मुझे गुस्सा आ जाएगा। गौरी अथर्व के सीने पर उंगली चलाती हुई बोली, जानती हूँ अथर्व, लेकिन हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, वापस तो हमें जाना ही होगा। हम घर चलते हैं, कुछ दिनों बाद फिर से वापस आ जाएंगे। अथर्व गौरी के गाल पर अपना गाल रब करते हुए बोला, तुम कहती हो तो चलते हैं, लेकिन आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद ही घर जाएंगे। अथर्व ने इतना कहकर गौरी को किस करने लगा और दोनों ही थोड़ी देर में अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। अक्षित का बिला। अक्षित तैयार हो रहा था। आरका अक्षित को देख रही थी। आरका ने कहा कि तुम सच में रघुनाथ खन्ना के अपोजिट केस लड़ना चाहते हो? अक्षित ने अपना ब्लेजर पहनते हुए कहा, हाँ, मैं रघुनाथ खन्ना के अपोजिट केस लड़ूंगा। मैं जानता हूँ उसे सजा नहीं होगी, अब तक तो उसने जज को खरीद लिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मैं उसे दिलवा कर ही रहूंगा। आरिका ने कहा, अक्षित, क्या हम ये सब छोड़ नहीं सकते? क्या रघुनाथ खन्ना को तुम माफ नहीं कर सकते? अक्षित ने हंसकर कहा, तुम क्या चाहती हो, मैं अपने पूजनीय दादाजी को माफ कर दूं ताकि वह तुम पर फिर से अटैक करें? इस बार नहीं। अगर इस बार मैंने रघुनाथ खन्ना को छोड़ दिया तो इस बार वह तुम्हें मारने में कसर नहीं छोड़ेगा। आरिका ने कहा, अक्षित, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अक्षत और रबिका को सालू के पास छोड़ देंगे? अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? आरिका ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं रघुनाथ खन्ना तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अक्षित समझ रहा था कि आरिका को इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अक्षित ने कहा, ठीक है, तुम भी चलो। अक्षित आरिका दोनों ही कोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने अक्षत और रविका को सालू के पास छोड़ दिया था। अक्षित और आरिका कोर्ट पहुंच गए थे। अक्षित को वो दिन याद आने लगा जब आरिका ने खुद को गोली मार ली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग कोर्ट रूम में थे। रघुनाथ खन्ना की हियरिंग शुरू हो गई थी। कोर्ट में रघुनाथ खन्ना से अक्षित ने कई बार कहा, क्या ड्रग आपकी गाड़ी में था? क्या आप अपने क्लाइंट को ड्रग सप्लाई करते हैं? लेकिन रघुनाथ खन्ना ने चुप्पी साध ली। रघुनाथ खन्ना ना तो हाँ में जवाब दे रहा था और ना ही ना में। अक्षित भी जानता था कि रघुनाथ खन्ना ने जज को खरीद लिया है, इसलिए फैसला अक्षित के पक्ष में नहीं आएगा। रघुनाथ खन्ना की चुप्पी को भी मीडिया वाले मिर्ची मसाला लगाकर बता रहे थे, जिसकी वजह से रघुनाथ खन्ना की इज्जत का कचरा बन जाएगा। अक्षित काफी आर्गुमेंट के बाद ये तो प्रूव कर दिया कि ड्रग्स रघुनाथ खन्ना की गाड़ी में ही था। जज ने भी रघुनाथ खन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और बरी कर दिया। रघुनाथ खन्ना के लिए 10 लाख की रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी करोड़ों की इज्जत चली गई थी। अक्षित रघुनाथ खन्ना की इतनी सी पनिशमेंट से भी खुश था, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया था कि ड्रग तो रघुनाथ खन्ना की गाड़ी से ही बरामद हुआ है। बाकी काम अक्षित ने मीडिया पर छोड़ दिया था। अक्षित और राधिका खुशी खुशी कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी टक्कर एक बुजुर्ग कपल से हो गई। आदमी के हाथ में कुछ फाइल थी,
जो अक्षित से टकराने की वजह से जमीन पर गिर गई थी। अक्षित ने फाइल उठाई और उसने पकड़ाते हुए कहा, माफ कीजिए बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अक्षित का ध्यान फाइल पर गया। वह खुली हुई थी। उसमें पवन खन्ना का नाम लिखा हुआ था। अक्षित वह फाइल खोलकर पढ़ते हुए कहा, बाबा ये किस चीज की फाइल है? आदमी के साथ आई हुई बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आज से 2 साल पहले मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया था। किसी बहुत अमीर आदमी ने उसको कार से टक्कर मार दी थी। हमने केस किया लेकिन हम हार गए। फिर हमें कहा गया कि हमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज पूरे 2 साल हो गए, हमें मुआवजा भी नहीं मिला। हम बस अपना मुआवजे के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अक्षित ने आरिका की तरफ देखा और आरिका ने कहा, अक्षित मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लॉ छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम पहले भी तो ज़रूरतमंद के लिए केस लड़ते थे, तो अब क्यों नहीं? तुम्हें केस लड़ना चाहिए और पवन खन्ना को सज़ा भी दिलवानी चाहिए। अक्षित ने आरिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही मैंने लॉ छोड़ी थी और तुम्हारे कहने से ही मैं अपनी लॉ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये केस मैं ही लड़ूंगा। अक्षित ने फिर बुजुर्ग कपल की तरफ देखकर कहा, बाबा ये आपका केस मैं लड़ूंगा और आपको मुआवजा भी मिलेगा और इंसाफ भी। वो दोनों बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोले, बेटा लेकिन तुम्हारी फीस देने की हैसियत हमारी नहीं है। आरिका ने मुस्कुराकर कहा, बाबा पैसे बहुत हैं हमारे पास। अब हमें आशीर्वाद चाहिए ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। अक्षित और आरिका दोनों ने उन बुजुर्ग कपल को दिलासा दिया और घर वापस आ गए। अक्षित और आरिका जब घर आए तो बिला के गार्डन में रघुनाथ खन्ना बैठा था, जो कि बहुत गुस्से में था। अक्षित ने रघुनाथ खन्ना को देखकर कहा, क्या बात है दादाजी, मुझसे पहले आ गए? मुझे तो लगा आपको आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप तो बहुत फास्ट हैं, बहुत जल्दी आ गए मेरे पास। रघुनाथ खन्ना गुस्से में बोला। पवन कहाँ है? अक्षित ने ज्यादा बात ना करते हुए कहा, वहीं जहाँ आपने मेरे बेटे को रखा था, आपके फार्म हाउस। जाइए अपने पवन को छुड़ा लीजिए। रघुनाथ खन्ना उठकर जाने लगा। अक्षित ने पीछे से कहा, एक बात और याद रखना दादाजी, आज के बाद पवन कोई भी क्राइम ना करे, क्योंकि मैं उसके काले चिट्टे खोलने वाला हूँ। बहुत जल्द आपका पोता जेल में होगा। रघुनाथ खन्ना ने पलटकर कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा जब मेरा पोता जेल में होगा। अक्षित ने कहा, दादाजी आप मुझे चैलेंज करके जा रहे हैं। पोता तो आपका सलाखों के पीछे जरूर होगा, बस आप देखते जाइए। अब आपके पोते को कोई नहीं बचा सकता। रघुनाथ खन्ना वहां से चला गया। अक्षित ने फोन निकाला और विवेक को फोन करके अपने विला पर बुला लिया। कुछ घंटे बाद विवेक और राज दोनों ही अक्षित के विला पहुंच गए थे। अक्षित ने उस बुजुर्ग कपल की फाइल विवेक को पकड़ाते हुए कहा, आज से करीब 2 साल पहले पवन खन्ना ने किसी का एक्सीडेंट किया था। उस एक्सीडेंट में इस बुजुर्ग कपल के बेटे की डेथ हो गई थी, लेकिन ना तो इस कपल को मुआवजा मिला और ना ही इंसाफ। विवेक ने फाइल पढ़ते हुए कहा, पवन खन्ना ने एक एक्सीडेंट तो किया था, लेकिन तुम तो जानते हो रघुनाथ खन्ना ने ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे खिला दिए, इसलिए केस शुरू होने से पहले ही दब गया। अक्षित ने कहा, विवेक मुझे पवन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसने क्या किया, कितना किया, कहाँ गया? क्या ये पवन का पहला क्राइम है या इससे पहले भी उसने किसी का एक्सीडेंट किया है? जो कुछ भी है मुझे सब कुछ पवन के बारे में जानना है। मैं ये केस रीओपन कर रहा हूँ। अब खन्ना को मैं लीगल तरीके से ही हराऊंगा। तभी अक्षित का फोन रिंग हुआ। फोन रुद्र का था। रुद्र ने कहा, इस पवन का क्या करना है? अक्षित ने कहा, जितना पीटना है पीट लो, क्योंकि पूजने दादाजी उसे छुड़ाने आ रहे हैं। अच्छे से मार पीट कर छोड़ देना, बाकी कुछ दिन बाद तो वह अरेस्ट होने वाला है। विवेक ने कहा, छोड़ देते हैं पवन को, वैसे भी खन्ना परिवार की इज्जत का जलूस तुम निकाल ही चुके हो। अक्षित ने विवेक की बातों का जवाब देते हुए कहा, अभी नहीं निकाला, अभी तो निकालूंगा। अभी तो इस पवन को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।